हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का फिर से आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं एक और आधुनिक भारत के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग इस के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे कि ये कांड है क्या। तो आज हम लोग इस कांड के बारे में सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को देखेंगे कि इस घटना में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये कैसे हुई, क्यों हुई और इसमें क्या क्या हुआ। तो ये सारे चीज़ें हम देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग हम ये वीडियो शुरू करें, इससे पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी अपने आने वाले, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है और सचिवालय सहायक हैं, ग्रुप डी हैं, तो इन सारे एग्ज़ामों में काफ़ी मदद मिलेगी। और आप इससे यूपीएससी में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये इस तरह के स्टेटमेंट क्यों लिखे गए हैं? तो जालियांवाला बाग आखिर था क्या? तो जालियांवाला बाग जो था वो एक बाग था कह सकते हैं, या गार्डन था आप लोग कह सकते हैं। कहाँ था ये? तो पंजाब के अमृतसर शहर में था और यहीं पे ये घटना घटी थी, इसीलिए इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये क्यों घटी थी? तो दरअसल क्या था कि आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जब पढ़ाया था तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी इस क्लास के बाद जाके देख सकते हैं। तो उससे भी आपको इसको लिंक करने का एक, आप लोग लिंक कर सकते हैं और अपनी तैयारी में एक तैयारी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या। तो इसमें रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि गांधी जी के द्वारा उस रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सत्याग्रह शुरू किया गया था और उसी सत्याग्रह के कारण क्या हुआ कि ये आंदोलन हो गया। और आंदोलन में आंदोलनकारी जो थे पंजाब में, या कह सकते हैं कि अमृतसर में वो आंदोलन चल रहा था। तो अमृतसर में भी ये आंदोलन चलने में क्या हुआ कि इसमें उपद्रव ज़्यादा होने लगे, मतलब कुछ हिंसा होने लगी। तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो लोकप्रिय नेता जो थे पंजाब के, कौन कौन? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये बहुत ही उस समय के लोकप्रिय नेता थे, लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है। और ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन्हें क्या किया जाता है? तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ पहले से ही ये आंदोलन चल रही थी, तो जब इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो इस कारण क्या होता है, आंदोलन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसी सिलसिले में क्या होता है, तो 10 अप्रैल को आप कह सकते हैं कि आंदोलनकारी और जो ब्रिटिश सेना थी उनके बीच एक तरह से कह सकते हैं कि आप मुठभेड़ हो जाती है। तो उसी में क्या होता है कि गोलीबारी हो जाती है और जिसमें कुछ आंदोलनकारी मारे जाते हैं। और उसी दिन 10 अप्रैल के दिन ही एक लेडी थी, अंग्रेज मिशनरी लेडी, महिला, ठीक है। कौन? इनका नाम था मार्सेला शेरवुड। तो मार्सेला शेरवुड नाम की एक अंग्रेजी महिला थी जिन्हें क्या किया गया, तो वो साइकिल से जा रही थी तो उन्हें भी पीटा गया। आप लोग को ये याद रखना है किन को पीटा गया। तो मार्सेला शेरवुड जो कौन थी? एक अंग्रेजी मिशनरी महिला थी जो साइकिल से जा रही थी, तो इन्हें भी पीटा गया। और इसी में क्या हुआ, तो इसी में 5 अंग्रेज भी मारे गए, ठीक है, 5 अंग्रेज भी मारे गए। अब ये सारी घटनाएं जो हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमृतसर में काफ़ी ज़्यादा अशांति फैल गई थी। तो यहाँ पे अशांति को मतलब शांत करने का जिम्मा एक तरह से किसके पास था? तो वहाँ का प्रशासन संभाल रहे थे उस समय, कौन? तो जनरल डायर। तो जनरल डायर के पास वहाँ की शांति संभालने का जिम्मा था। तो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा किया। और वो घोषणा क्या था कि 13 अप्रैल को उन्होंने घोषणा कर बताया
कि जो अमृतसर शहर में है वहाँ पे उस शहर से जो भी कोई बाहर जाएंगे तो उन्हें पास लेकर ही बाहर जाना होगा, ऐसी घोषणा किया। और दूसरा क्या था इसमें कि उन्होंने एक और घोषणा की जिसमें कहा गया कि कोई भी 3 व्यक्ति से ज़्यादा का समूह बनाकर कोई सभा का आयोजन या ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, या 3 व्यक्ति से ज़्यादा की समूह नहीं हो सकती। तो इस तरह की घोषणा किया गया। और क्या किया गया, तो और अमृतसर में आप कह सकते हैं कि मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो ये घटना कब हुई, ये घोषणा आप कह सकते हैं कि घोषणा हुई 13 अप्रैल को। किसके द्वारा, तो जनरल डायर के द्वारा हुई। और 13 अप्रैल का दिन हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल का दिन क्या था, तो 13 अप्रैल का दिन हम लोग बैसाखी मनाते हैं। एक बहुत ही पवित्र त्योहार होता है भारत में बैसाखी, और वो हम लोग कब मनाते हैं, 13 अप्रैल को ही मनाते हैं। तो 13 अप्रैल के दिन क्या हुआ, तो अमृतसर के बगल के गाँव के जो लोग थे उन्हें इस घोषणा के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो लोग भी अपना त्योहार मनाने के लिए क्या हुए, तो अमृतसर के ये जालियांवाला बाग में आके इकट्ठा हुए अपना त्योहार मनाने के लिए। और इसी 13 अप्रैल को क्या किया गया था, तो यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनके द्वारा एक सभा बुलाई गई थी। और वो सभा किस लिए बुलाई गई थी, तो सभा बुलाई गई थी आपका सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, इनको जो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इन्हीं के गिरफ्तारी के विरुद्ध अपना एक सभा बुलाया गया था। तो इस सभा में क्या होता है, तो देखिए क्या था, इस गिरफ्तारी के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी, अभी मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही पवित्र त्योहार है भारत का, बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग, ठीक है, एक सभा बुलाई गई, सभा का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में क्या हुआ, तो 2 प्रस्ताव पास किए गए। 2 प्रस्ताव, आप लोग को ये याद रखना है, कितने, 2 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें से एक था कि रॉलेट एक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये विरोध क्यों हो रहा था, तो रॉलेट एक्ट जो आया था उसी के विरोध में, तो रॉलेट एक्ट की समाप्ति, तो ये लोग चाहते थे कि रॉलेट एक्ट को समाप्त कर दिया जाए। और दूसरा क्या था कि 10 अप्रैल को जो गोलीबारी हुई थी जिसमें बहुत सारे आंदोलनकारी भी मारे गए थे, तो 10 अप्रैल को जो गोलीबारी हुई थी उसकी निंदा की गई। ये 2 प्रस्ताव इस दिन पास किया गया। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि 13 अप्रैल को जो सभा बुलाई गई थी उसमें कितने प्रस्ताव पास किए गए थे, तो उसमें 2 प्रस्ताव पास किए गए थे, एक तो रॉलेट एक्ट की समाप्ति का, और दूसरा जो 10 अप्रैल को गोलीबारी हुई थी उसकी निंदा का, ठीक है। तो जब ये चीजें हुई तो क्या हुआ कि जनरल डायर ने तो मार्शल लॉ लगा रखा था, तो जैसे ही उन्हें पता चला कि जालियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई है, तो जनरल डायर क्या किए कि अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए। कहाँ, तो जालियांवाला बाग, और वहां पे पूरे बाग को चारों ओर से घेर लिया गया पुलिस के द्वारा या सैनिकों के द्वारा। और जब घेर लिया गया तो जनरल डायर उस निहत्थी जनता पे बिना किसी झिझक के उन्होंने उन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनता जो थी वो निहत्थी थी, और जालियांवाला बाग को क्या किया गया था, तो पूरे चारों साइड से घेर लिया गया था, ठीक है। अब जब इन्होंने वहां सारी जनता को देखा तो इन्होंने क्या समझा, इन्होंने अपने आदेश की अवहेलना समझा, ठीक है। जब वहां वो पहुंच के उन्होंने क्या किया, तो गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जब गोली चलाई गई निहत्थी जनता पे, तो एक सरकारी रिपोर्ट है जिसके अनुसार कितना, तो 379 मतलब 379 व्यक्ति, ये सरकारी रिपोर्ट थी कि इसके अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। जबकि कांग्रेस समिति का जो था वो भी एक रिपोर्ट बनाई, और उसमें कितने, तो उसमें कहा गया कि लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए, ठीक है। तो आप लोग को ये डेटा बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी डेटा के अनुसार कितने लोग मारे गए थे, तो 379 लोग मारे गए थे। तो ये जब हुए तो उसमें क्या हुआ, तो उस समय गांधी जी
आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि गांधी जी क्या चला रहे थे, एक सत्याग्रह चला रहे थे। तो इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने क्या निर्णय लिया, तो देखिए गांधी जी को लगा कि पूरा देश जो है वो हिंसा के चपेट में ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी घटना थी और इससे लगभग सारे देशवासी जो थे वो स्तब्ध थे इस घटना से। तो गांधी जी को लगा कि हो सकता है कि हिंसा ऐसा न हो कि पूरे देश में फैल जाए। तो इसलिए गांधी जी ने क्या फैसला लिया, 18 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन को खत्म करने का फैसला लिया। ठीक है, आंदोलन वापसी की घोषणा कर दी। कब? 18 अप्रैल को। ये डेट आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि इस दिन 18 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। जो आंदोलन कब शुरू किए थे गांधी जी, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन शुरू किए थे। वो आंदोलन को 18 अप्रैल को खत्म करने की घोषणा कर दी। अब देखिए, अब गांधी जी भी इस चीज से काफी नाराज थे, इस घटना से काफी नाराज थे और इसी नाराजगी में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी, जो गांधी जी को कब मिली थी, तो 1915 में गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तो कैसर ए हिंद की उपाधि को क्या करते हैं, गांधी जी वापस कर देते हैं। और भी हमारे उस समय के लोकप्रिय नेता थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, तो नाइटहुड को सर भी कहा जाता है। तो सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लौटा दी या त्याग दी। ठीक है, और थे कौन, तो जमनालाल बजाज ने क्या किया, तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। ठीक है, गांधी जी ने कैसर ए हिंद की, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि लौटा दी और जमनालाल बजाज ने किस चीज की उपाधि लौटाई, तो राय बहादुर की उपाधि लौटाई। अब देखिए, एक थे शंकर नायर। तो शंकर नायर उस समय क्या थे, तो वायसरॉय की जो कार्यकारिणी परिषद होता था उसमें शंकर नायर क्या थे, तो एक सदस्य थे शंकर नायर। तो शंकर नायर ने सदस्यता से क्या किया, तो इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये क्या किया, तो त्याग पत्र दे दिए। किस चीज से, तो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कौन, तो शंकर नायर। आप लोग को यह भी याद रखना है कि शंकर नायर उस समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे देते। ठीक है, अब इस हत्याकांड की जांच के लिए क्या किया गया, तो एक कमेटी बनाया गया। किसके द्वारा, तो कमेटी बनाया गया था, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष, आप लोग से अगर पूछ लिया जाए कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है नाम, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और अगर इससे आपको पूछ लिया जाए कि इस समिति के सदस्य कौन थे, तो इस समिति में आपको सदस्य के नाम याद रखने हैं, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और MR जयकर। ठीक है, ये लोग इसमें क्या थे, तो सदस्य थे इस जांच कमेटी की। कौन, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, और सदस्य कौन थे, तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और कौन, MR जयकर। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग से पूछ लिया जाता है कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया था। तो इसका प्रारूप लिखने का अगर बात आता है कि प्रारूप तैयार करने का, तो ये आप लोग को याद रखना है कि इसका प्रारूप जो है वो गांधी जी ने तैयार किया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अब जब ये समिति अपना रिपोर्ट बनाती है तो उसमें क्या कहा गया, उसमें जनरल डायर जो थे, कौन, जनरल डायर, तो जनरल डायर की निंदा की गई। ठीक है, इसमें जनरल डायर की निंदा की गई और उनके फैसले को क्या बताया गया, तो उनके फैसले को विवेकहीन एवं भावावेश, मतलब आवेश में आके उठाया गया कदम। ठीक है, आवेश में आके उठाया गया कदम बताया। तो इस समिति ने कुछ बहुत ही ज्यादा कड़े कदम नहीं उठाए, इन्होंने बस क्या किया, तो इन्होंने इस चीज की निंदा की कि ये घटना घटी, तो जनरल डायर की निंदा की और उनके द्वारा जो ये कदम उठाया गया था तो उसको उन्होंने बताया कि ये विवेकहीन कदम था और उन्होंने आवेश में आके
ये कदम उठाए हैं। ठीक है, अब एक और व्यक्ति थे, कौन, तो CF एंड्रयूज, इन्हें क्या तो दीनबंधु कहा जाता है। ये दीनबंधु इन्हें किन्होंने कहा था, तो महात्मा गांधी ने CF एंड्रयूज को दीनबंधु कहा था। ठीक है, तो CF एंड्रयूज ने इस जालियांवाला बाग हत्याकांड को क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जानबूझकर की गई हत्या। ठीक है, आप लोग को ये लाइन याद रखना है कि जानबूझकर की गई हत्या, ये किसने कहा था, तो ये कहा था CF एंड्रयूज, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दीनबंधु कहते हैं। और ये किनके द्वारा दीनबंधु इनको कहा गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अब देख, इस नरसंहार को, मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड को मोंटेग्यू, ये मोंटेग्यू कौन है, तो मोंटेग्यू उस समय कौन थे, तो भारत सचिव थे मोंटेग्यू। मोंटेग्यू कौन थे, भारत सचिव। तो इन्होंने इसे क्या कहा, तो इन्होंने इसे कहा निवारक हत्या। ठीक है, मोंटेग्यू ने क्या कहा, निवारक हत्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड को। और चर्चिल जो उस समय क्या थे, उस समय चर्चिल युद्ध सचिव थे। ठीक है, कौन, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, आप लोग को याद होगा, जो भारत मतलब 1940 से 1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। और आप लोग यूँ कह सकते हैं कि भारत छोड़ो या फिर दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चर्चिल थे। ठीक है, तो चर्चिल इस घटना को क्या कहते हैं, या ये जो कदम उठाए गए थे किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा, उन्हें कहते हैं शैतानी कार्य। मतलब ये जनरल डायर के द्वारा किया गया एक शैतानी कार्य था। तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखनी है। अब इसमें क्या हुआ था कि इस समय जालियांवाला बाग जब घटना घटती है, तो इस समय पंजाब के गवर्नर कौन होते हैं, तो पंजाब के गवर्नर रहते हैं, कौन रहते हैं इस समय यहाँ के गवर्नर, तो माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर पंजाब के गवर्नर रहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। और आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है वो उधम सिंह के द्वारा किया गया था। रुकिए मैं आप लोग को बताता हूं लिखकर। तो कौन थे, माइकल ओ डायर, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें कौन थे, माइकल ओ डायर। ये आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो जनरल डायर थे और ये कौन है, माइकल ओ डायर। ठीक है, तो माइकल ओ डायर की हत्या किसने की, उधम सिंह के द्वारा हत्या किया गया। और उधम सिंह का एक और नाम था, जो आप लोग के हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि उधम सिंह, तो उधम सिंह का नाम था राम मोहम्मद, क्या था इनका नाम, तो इनका नाम आप लोग को याद रखना है, राम मोहम्मद सिंह आजाद। आप लोग को हो सकता है ये नाम डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि राम मोहम्मद सिंह आजाद किसका नाम है, तो इन्होंने, उधम सिंह ने खुद अपना नाम ये रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद। ठीक है, तो ये जनरल ओ डायर, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा कि जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने। ठीक है, और कब किया था, तो 1940 में। और कहाँ किया था, तो इंग्लैंड में एक था कैक्टन हॉल में इन्होंने क्या किया था, तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की गोली मार के हत्या कर दी थी। ठीक है, उसी में क्या हुआ था कि 31 जुलाई 1940, ठीक है, मार्च में इन्होंने क्या किया, तो उनको गोली मार के हत्या की। और उसमें क्या होते हैं, तो उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और 31 जुलाई 1940 को क्या होता है, तो उधम सिंह को फांसी दे दिया जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, 31 जुलाई 1940 को लंदन में पेंटोन विले जेल है, एक पेंटोन विले जेल है, जहां क्या किया जाता है, तो 31 जुलाई 1940 को इन्हें फांसी दे दी जाती है उधम सिंह को। तो आपको ये भी बात याद रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जब ये सारी घटनाएं हुई तो अंग्रेज के द्वारा, या कह सकते हैं कि आप ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी कौन सी थी, तो वो कमेटी थी हंटर कमेटी या हंटर आयोग। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हंटर आयोग क्या था। तो हंटर आयोग, ठीक है। तो ये हंटर आयोग किस लिए बनाया गया था, तो हंटर आयोग मेनली बनाया गया था आपका इस चीज की जांच करने के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो इसे और एक नाम से जाना जाता है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। क्या, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना है कि इसे हंटर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, और एक हम लोग कह सकते हैं कि इसे हंटर कमीशन, ठीक है। इसे हंटर कमीशन भी कहते हैं, हंटर कमीशन। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि इसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। तो हम लोग से पूछ लिया जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष हम लोग को याद रखना है कौन, तो विलियम हंटर। विलियम हंटर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पे ही इस आयोग का नाम पड़ गया था हंटर आयोग, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों बनाया गया था, तो एक तो था कि ये जालियांवाला बाग, दूसरा क्या था कि उसी टाइम पे बम्बई दिल्ली में भी एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि आंदोलन चल रहा था। तो इन्हीं सारी आंदोलन जो चल रहे थे, उस चलने का कारण पता लगाने के लिए कि आंदोलन क्यों हो रहे हैं और उससे निपटने के लिए क्या उपाय हैं, तो ये इन्हें उसके उपाय सुझाने थे, तो इसलिए इसे बनाया गया। अब हम लोग से पूछ लिया जाता है कि इस हंटर आयोग में या हंटर कमीशन में कितने मेंबर थे, तो इसमें हम लोग को याद रखना है कि इसमें कुल कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे, जिसमें 4 ब्रिटिश, जिसमें 4 जो थे वो ब्रिटिश थे, और 3 जो थे, 3 भारतीय, ठीक है। 4 ब्रिटिश और 3 भारतीय इस हंटर कमीशन में थे। और आप लोग से अक्सर पूछ लिया जाता है कि 3 भारतीय का नाम क्या था, तो तीनों भारतीय का नाम देखिए, पहला जो हो गए वो सीतलवाड़, ठीक है। दूसरा जो हो गए पंडित जगत नारायण, और तीसरा हो गए, तीसरा कौन थे, तो तीसरा थे सुल्तान अहमद खान, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग को याद रखना है, ये तीनों क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। पहला सीतलवाड़ कौन, तो चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, ठीक है। दूसरे कौन थे, पंडित जगत नारायण, ठीक। और तीसरे कौन थे, पंडित जगत नारायण, ठीक। और तीसरे हो गए सुल्तान अहमद खान। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब क्या हुआ था कि इनका जो रिपोर्ट आना था, इस रिपोर्ट आने से पहले क्या हुआ, सरकार को ये संदेह था कि इनका जो रिपोर्ट आएगा तो हो सकता है कि
इनके अगेंस्ट कुछ कदम उठाया जाए। तो इसमें क्या हुआ, तो इससे पहले सरकार ने एक बिल पारित किया, और वो क्या बिल था, सरकार ने ये हंटर आयोग का रिपोर्ट आने से पहले, ये भारतीय थे, ठीक है, 3 भारतीय, तो सरकार क्या थे, तो जब हंटर आयोग का रिपोर्ट आना था तो इसमें क्या हुआ, तो इससे पहले सरकार ने एक बिल लाया, और उस बिल में क्या था, उस बिल को कहा जाता है इंडेमनिटी, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो इंडेमनिटी बिल, इंडेमनिटी बिल, आप लोग को ये याद रखना है, इंडेमनिटी बिल सरकार के द्वारा पास किया गया था। इस इंडेमनिटी बिल को क्या कहा जाता है, तो इस इंडेमनिटी बिल को आप लोग कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति बिल भी कहते हैं, और इसे व्हाइट वॉश बिल भी कहते हैं। इससे क्या था कि इससे वो अपने मतलब जो दोषी लोग थे उन्हें बचाना चाह रहे थे, इसीलिए ये बिल को लाया गया। कौन सा बिल, तो इंडेमनिटी बिल। आप लोग को ये याद रखना है कि इंडेमनिटी बिल कब लाया गया, तो इंडेमनिटी बिल लाया गया इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो दोषी थे उन्हें बचाने के लिए, ये 1919 में लाया गया, ठीक है। अब इसका जो रिपोर्ट आया, हंटर आयोग का जो रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट आने से पहले क्या था, तो हंटर आयोग ने किससे, तो जनरल डायर से पूछताछ की। तो जनरल डायर से जब पूछताछ किया गया तो जनरल डायर ने इसमें चौंकाने वाले स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि जब वहाँ पे उन्होंने गोली चलाने का जो आदेश दिया वो उनका आदेश बिल्कुल सही आदेश था, और उन्हें ऐसा करना उचित लगा, क्योंकि जो उपद्रवी थे उन्हें जवाब देना जरूरी था, और अगर गोली नहीं चलाते, वो चाहते तो भीड़ को बिना गोली चलाए भी तितर बितर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करता तो हो सकता है कि वो फिर आते और हमारा मजाक बनाते, और मैं फिर अपना मजाक उड़ाना नहीं चाहता, तो इसीलिए उन्होंने गोली चलाई। और उसमें कहा गया कि अगर मैं चाहता तो गोली चलाने के बाद जो जख्मी लोग थे उन्हें इलाज के लिए भी भेज सकता था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट दिया गया किसके द्वारा, तो जनरल डायर के द्वारा। तो इससे उनकी मंशा पता चलती है। उन्होंने क्या किया कि ये काम मेरा नहीं है कि जो जख्मी है उन्हें हॉस्पिटल भेजना, तो इससे उनकी पूरी मनोवृत्ति पता चलती है कि किस तरह की मनोवृत्ति थी जनरल डायर की, ठीक है। तो अब जब उनका हंटर आयोग का क्या हुआ, तो हंटर आयोग का जब निर्णय आया तो उसमें क्या बताया गया, तो उसमें बताया गया कि ये जो थी, ये घटना में जो गोलीबारी हुई, तो उन्होंने बताया कि इसमें निर्णय लेने की भूल बताया। सिर्फ जनरल डायर के द्वारा जो निर्णय लिया गया था, बस एक भूल बताया गया, किसके द्वारा, तो इस हंटर कमीशन के द्वारा बताया गया कि जनरल डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया, ठीक है। अब क्या था कि जनरल डायर को उनके अपराध के लिए क्या हुआ, तो जनरल डायर ने जो अपराध किए, जो उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिया और इतने व्यक्ति मारे गए, तो उनके इस अपराध के लिए क्या किया गया, तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया और वापस लंदन बुला लिया गया। लेकिन लंदन बुलाने पे उन्हें क्या किया गया, वहाँ की जो अखबारें थी, लंदन जो उन्हें बुलाया गया तो वहाँ पे जो अखबारें थी उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने जनरल ओडायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया। क्या बताया, ब्रिटिश उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया, और ये किसके द्वारा बताया गया, तो वहां की जो अखबारें थी, ठीक है। और क्या हुआ, तो जो वहां की क्या थी, तो लॉर्ड सभा,
लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा के द्वारा क्या बताया गया, तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ये बताया गया किसको, तो ये बताया गया आपका जनरल डायर को। तो जनरल डायर को वहां के अखबार ने क्या कहा, तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, और लॉर्ड सभा ने क्या कहा, तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। और जो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स थी, क्या, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थी, उन्होंने क्या कहा, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था, उन्होंने जनरल डायर की प्रशंसा की। कौन, तो लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इन्होंने प्रशंसा किया, ठीक है, इन्होंने प्रशंसा किया किसका, जनरल डायर का। और क्या कहा, और मान की तलवार, मान की तलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मान की तलवार को कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। स्वॉर्ड ऑफ, ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, इन्हें ये उपाधि दिया गया। क्या, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, मतलब इन्हें एक सम्मान दिया गया। और साथ ही क्या किया गया, तो 26,000 पाउंड की धनराशि जो है वो किसे दिया गया, तो जनरल डायर को। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। अब वहां की एक अखबार थी, कौन सी, तो वहां की एक अखबार थी मॉर्निंग पोस्ट। अखबार का नाम क्या है, मॉर्निंग पोस्ट, ठीक है। तो मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि 26,000 पाउंड की धनराशि, 26,000 पाउंड की धनराशि दी गई थी किसको, तो जनरल डायर को। तो आप लोग को ये याद रखना है। तो इतने पॉइंट आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में और एक दूसरे टॉपिक के साथ, क्योंकि इसमें इतना ही था। अगर ये आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर याद रखने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो इसे आप 1-2 बार देखिएगा, तो आपको स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह ये लगेगी और आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।